हेलो स्टूडेंट्स, तो सोनाक्स अकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एटॉमिक मॉडल्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 03 लेके आए हैं, जिसके अंदर हमें बात करनी है हाइपोथेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में ऐसी कुछ एक कमियां रह गई थी जो पीछे वाले लेक्चर में हमने बताई थी, तो वो लेक्चर आप जरूर देख के आइएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो उनके ड्रॉबैक तो जरूर देख के आइएगा कि वहाँ पे क्या क्या ऐसी कमियाँ रह गई थी जिसके कारण वो मॉडल कुछ एक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। भाई मॉडल बहुत बढ़िया था, ठीक है ना, प्रोटॉन की खोज करती थी, तो वो बहुत भाई बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना, मॉडल है वो। अब यहाँ पे क्या होगा, उन कमियों को दूर करने के लिए अपन के जो नील्स बोहर है, ठीक है, नील्स बोहर ये साइंटिस्ट रहे थे केमिस्ट्री के, और इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के मॉडल को एकदम पूरी तरह से मतलब देखा, उसके बारे में पूरा कुछ जाना, नॉलेज लिया, और उस मॉडल को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना खुद का एक मॉडल तैयार किया और रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ एक मॉडिफिकेशन करके अपना एक नया एटॉमिक मॉडल तैयार किया। ठीक है, और वो एटॉमिक मॉडल लगभग ऑलमोस्ट भी रदरफोर्ड मॉडल के सारी कमियों को दूर कर देता है। ठीक है भाई, ये मॉडल बना तो इसकी भी कुछ कमियां होंगी, वो अपन लास्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसके अंदर कमियां रह गई थी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, हाइपोथेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल, जैसा कि मैंने बता दिया भाई, रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ एक मॉडिफिकेशन करके और इन्होंने अपना खुद का एक मॉडल तैयार किया था। ठीक है, ये बात है भाई 1913 की, जब नील्स बोहर ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, तो ये जो इनका कार्यकाल रहा था वो था 1913, ठीक है, 1930 में। अब देखो, इनके जो हाइपोथेसिस है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है, जिन्हें अपन बोलते हैं पोस्टुलेट्स, यानी अवधारणा। भाई क्या क्या इन्होंने बताया था, ठीक है, कुछ एक बातें तो देखो पहले से निकल के आ गई है, तो इन्होंने अपने भी मॉडल में भाई वो चीज़ें इनके अंदर डाली थी। भाई समझ में आ रही है ना भाई, रदरफोर्ड मॉडल को ध्यान में रखते हुए बोला था हमने, रदरफोर्ड के मॉडल को ध्यान में रखते हुए, तो इस वजह से रदरफोर्ड के मॉडल में जो बात बताई गई थी थोड़ी बहुत वो अपने मॉडल के अंदर भी लिखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला जो पोस्टुलेट दिया एटम के बारे में वो ये दिया कि न्यूक्लियस इज present at the center of atom in which protons are present। सबसे पहला पोस्टुलेट इन्होंने दिया, और ये भी भाई रदरफोर्ड के मॉडल में ये बात रदरफोर्ड ने भी बता दी थी। तो क्या है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम इन विच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट है। तो ये बात तो भाई रदरफोर्ड ही बता चुके थे, इसमें कोई खास बात थोड़ी है। उन्होंने भाई प्रोटॉन की खोज की थी, तो उन्होंने बताया था ना कि भाई एक फिक्स पॉइंट पे वहां पे क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन से उपस्थित है। सबसे पहला उन्होंने ये बताया। फिर देखो सेकंड उन्होंने बात किया कि सेकंड जो पॉइंट आएगा भाई वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और जो रदरफोर्ड ने बात कही थी उनका इन्होंने विरोध करते हुए अपना सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे दिया। इन्होंने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम रिवॉल्व इन न लिखते अपन लिख देते हैं, रिवॉल्व ओनली इन ए सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी। और इनको इन्होंने बोला एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी का मतलब होता है भाई कांस्टेंट एनर्जी, ठीक है ना, स्टेशनरी स्टेट्स। सेकंड इनका पोस्टुलेट ये रहा था, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम रिवॉल्व ओनली इन ए सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी। और इनको क्या बोला, एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स बोला। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्ट के अंदर रिवॉल्व कर सकता है, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी ऑर्बिट के अंदर वो क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ। और इन्होंने क्या कहा है कि कुछ एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, और उन्हें अपन एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी स्टेट से कहेंगे।
तो बोहर के इसी पोस्टुलेट के कारण सभी के सभी जितने भी डाउट्स थे रदरफोर्ड मॉडल के वो सारे सोल्व होते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी थी इन्होंने सन 1913 के अंदर कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम रिवॉल्व ओनली इन ए सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट। बात पे यहाँ पे गौर कीजिए भाई, ओनली इन ए सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट। तो देखो यहाँ पे जो इन्होंने एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन हमें नहीं देखना है, वो बताया था माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला बताया था कि इसी एनर्जी के जो ऑर्बिट्स होंगे वो बनेंगे और इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, किसी दूसरे में नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे दिया, ऑर्बिट फिक्स कर दिया कि इसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, इससे आगे या फिर पीछे जहाँ पर एनर्जी लेवल नहीं है या फिर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो भाई उससे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करेंगे। तो इन्होंने फिक्स एक जगह बना दी कि इस जगह के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे जो इन्होंने बात कही है एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट की, तो इन्होंने नाम दे दिए थे के, एल, एम, एन, इस प्रकार से। ठीक है भाई, जैसे मान लो कि ये क्या है अपना न्यूक्लियस है, इसकी पहली सेल को इन्होंने के नाम दे दिया, दूसरी ऑर्बिट है उसको एल दे दिया, तीसरी ऑर्बिट है उनको के, एल, एम दे दिया, नाम दे दिया इनको। और एन की वैल्यू है वो यही है ऑर्बिट्स की संख्या। के लिए एन की वैल्यू 1 ले लो, एल के लिए 2, 3, तो 1, 2, 3 इस प्रकार से क्या है एन की वैल्यू है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे भाई। अगर देखो जो बोहर्स मॉडल है वो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जैसे ही एटम्स के लिए अप्लाइड होता है, तो इसलिए यहाँ पे जेड की वैल्यू अपन रखते हैं 1 और एन की वैल्यू अपन निकालते हैं 1 यानी के लिए। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, रख के देखो माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ही यूनिट होती है, छोटी यूनिट है। ठीक है, यानी इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जरा एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रखिए और जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है ना पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर देखो E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, यानी कि माइनस का 13.6 अपॉन 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो सेकेंड ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई एन इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल लीजिए और जेड इज इक्वल टू 1, देन यहाँ पे माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी माइनस का 13.6 अपॉन डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1.51 आएगी। ठीक है ना, ये लो, यानी जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी होगी माइनस 1.51। अब देखो बोहर साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर देखो एनर्जी कितनी है, माइनस का 13.6। जस्ट उससे अगली वाली में देखो क्या है, माइनस का 3.4। तो माइनस का 11.6, माइनस का 10.6, माइनस का 9.6, 5.6, ठीक है, और माइनस का 4.6, सभी के सभी एनर्जी लेवल गायब, सभी के सभी एनर्जी लेवल यहाँ पे गायब है। एनर्जी लेवल गायब हो गए यानी उन एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होना है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इसी के अंदर ही रहेगी, माइनस का 13.6 के अंदर ही रहेगी। ठीक है, माइनस का 13.6 से इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है भाई, माइनस का 13.6, तो इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। बाकी जो बच गए जैसे माइनस का ये हो गया आपके 11.6, माइनस का 12.6, माइनस का 11.6, माइनस का 10.6, माइनस का 9.6, माइनस का 8.6, माइनस का 7.6, माइनस का ये आपका हो गया 6.6, माइनस का 5.6, माइनस का 4.6, तो ये सारे क्या है यहाँ पे खत्म है। बीच की एनर्जी इस गायब, डायरेक्ट किस पे आ रहा है, माइनस का 3.4। नेक्स्ट जब ऑर्बिट आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस पे रिवॉल्व करेगा तो बीच वाले में कहीं पर भी वो रिवॉल्व नहीं कर सकता है, इन एनर्जी लेवल में वो नहीं आ पाएगा, और इनके बीच में भी रह गए जैसे 11.5 है, 11.4 है, 11.1 है, तो इन एनर्जी लेवल पे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो किस में करेगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी के ऑर्बिट में।
ठीक है। और माइनस का 3.4 डायरेक्ट माइनस 13.6 से डायरेक्ट किस पे है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। फिर बाकी सारी एनर्जी लेवल गायब है और डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी ऑर्बिट में। तो इन्हीं सर्टेन एकदम फिक्स, इन्होंने देखो एनर्जी जो ऑर्बिट लेवल है ना, जो ऑर्बिट है उनको फिक्स कर दिया कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम रिवॉल्व ओनली इन ए सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा जिस इन्होंने फिक्स ऑर्बिट बता दिए, फिक्स ऑर्बिट बता दिए और फिक्स एनर्जी दे दी कि इन्हीं एनर्जी लेवल के अंदर वो घूमेंगे। और इनको नाम क्या दिया था, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट्स दिए थे, ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी वाले, और इनको नाम दे दिया KLMN। तो बोहर की सबसे बढ़िया बात यह थी, सेकंड जो पोस्टुलेट आया था बोहर ने दिया था वो बहुत ही सही था, मान्य था और आज भी मानते हैं। बहुत दिमाग लगाया था। देखो भाई, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि कहीं पर भी आप इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराओ, और इस वजह से उनकी कमियां क्या निकल गई थी कि वो एक तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम की स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है, स्पेक्ट्रम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो वो सारी बात है वो वहां से नहीं निकल गई। तो इन्होंने क्या कहा कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल होंगे और उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराना है, बीच वाली सारी एनर्जी गायब। जैसे फर्स्ट माइनस का 13.6 है और सेकेंड है माइनस का 3.4, तो इनके बीच वाली एनर्जी गायब, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेंगे तो किसमें, माइनस 13.6 से डायरेक्ट माइनस 3.4 पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। ये था इनका सेकेंड पोस्टुलेट। फर्स्ट इन्होंने कहा कि एटम के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। सेकेंड बात इन्होंने कह दी कि इलेक्ट्रॉन ने फिक्स्ड गिनी चुनी ऑर्बिट के अंदर ही वहां पे रिवॉल्व करेंगे और उनकी एनर्जी भी फिक्स कर दी कि इन्हीं एनर्जी लेवल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये थे भाई इनके दो पोस्टुलेट। अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे पोस्टुलेट पे चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड आप लिखिए जो बोहर ने कहा था, बोहर ने कहा था कि एन इलेक्ट्रॉन हैज द सेम एनर्जी एज ऑफ ऑर्बिट, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी लेवल। सो इलेक्ट्रॉन does not radiate any radiations, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन और नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन अगर माइनस 13.6 वाली ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, माइनस 13.6 से ही होगी। यानी जो एनर्जी लेवल की एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी और वो उसके अंदर घूमता रहेगा। और उस दौरान अगर इस ऑर्बिट के अंदर वो घूम रहा है तो उसकी जो एनर्जी माइनस 13.6 दी गई है, तो क्या करेगा वो, ना तो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही क्या करेगा वो एब्जॉर्ब करेगा उस कंडीशन के अंदर, और किसी भी प्रकार की एनर्जी को ना तो रिलीज करेगा और ना ही गेन करेगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं। अब देखो क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेनी है तो उसको ये ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा और नेक्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए माइनस 3.4 वाली अगर एनर्जी लेनी है तो उसको उस ऑर्बिट के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, माइनस का 13.6 है तो उस इलेक्ट्रॉन की माइनस 13.6 ही रहेगी। तो उस दौरान ना तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। अगर उस इलेक्ट्रॉन को अगर एब्जॉर्ब करनी है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी उसको अगर ज़्यादा लेनी है तो उसको ये ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा और अगले में जंप करना पड़ेगा। डायरेक्ट माइनस 3.4 वाली एनर्जी को वो गेन करके और आगे के ऑर्बिट में कूद जाएगा, जंप कर लेगा। अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 3.4 है। अगर इसको भी एनर्जी गेन करनी है तो ये ऑर्बिट जोड़ के उसको आगे वाले में डायरेक्ट माइनस 1.5 वाली एनर्जी को गेन करके और इस ऑर्बिट में आना पड़ेगा। ये ऑर्बिट छोड़ के इसको जंप करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर इसे इस एनर्जी लेवल पे जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को
एनर्जी है वो यहाँ पे रिलीज करते हुए और नेक्स्ट पे चलना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रोसेस से पूरा बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ऑर्बिट की जितनी एनर्जी है, जैसे -13.6 है, तो इसी ऑर्बिट के अंदर उसे घूमना पड़ेगा और इस दौरान ना तो वो किसी प्रकार की रेडिएशन को इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसे ऐसा करना है तो ये ऑर्बिट छोड़ के जंप करना पड़ेगा, ये उन्होंने बात कही थी। ठीक है, अब ये एनर्जी स्टेट्स को एक्सप्लेन भी करते हैं, एनर्जी, या फिर चलो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट अपन लिख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी गेन करनी है तो उसको वो वाला ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इसमें था तो जब वो आगे वाली ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसे वो वाली एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मान लो इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस स्टेट में आ जाएगा तो उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी को रिलीज करना है, तो रिलीज करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ये वाली एनर्जी है वो, ये तो होगी -13.51 है। अब इसको क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा और तो इसको यहाँ पे एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, यानी यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी। तो इस केस के अंदर इन्होंने साफ साफ बात कही बोर साहब ने कि अगर इलेक्ट्रॉन को आपको नेक्स्ट वाली ऑर्बिट में जंप करवाना है तो यहाँ पे क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई -13.6 बड़ी होती है या फिर -3.4 है, भाई ये बड़ी है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई, एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी ना। तो एनर्जी जब ये लेगा तो इस दौरान क्या होगा, उसको नेक्स्ट वाली ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जब इस वाली ऑर्बिट में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई ये एनर्जी गेन कर लेगा, भाई एक स्पेसिफिक फोटोन है या फिर जो भी एनर्जी होगी उससे गेन कर लेगा भाई जितनी इसको एनर्जी चाहिए, और वो नेक्स्ट वाली में कूद जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे रेडिएशन जो भी होगी या फिर जो भी आपका एनर्जी का सोर्स होगा वहां से ये एनर्जी ले लेगा। मेन यही कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी लेनी है तो उसे नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप करना पड़ेगा और स्पेसिफिक एनर्जी को वो गेन करके और इस ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अगली वाली ऑर्बिट के अंदर जंप करना है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे वापस वहां पे जाना है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखो -1.51 और -13.6, यानी यहाँ पे इसको एनर्जी अपनी कम करनी पड़ेगी उस ऑर्बिट में जाने के लिए। तो ये क्या कर देगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए, भाई फिक्स एनर्जी होगी ना, -13.6 से डायरेक्ट कहाँ है, -5.1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगली वाली जंप में करना, अगली वाली ऑर्बिट में अगर जंप करना होगा तो यहाँ पे इसको कुछ एक स्पेसिफिक एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन, देखो ये अपन मान लेते हैं, ये इसे को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं या फिर आप लोअर लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये मान लो अपर लेवल है। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से अपर में जाता है तो इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एनर्जी गेन करनी पड़ती है। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में जा रहा है, यानी देखो एनर्जी बढ़ रही है ना, -13.6 से -1.51 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर से आप अपर में ले जाओगे तो वहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी गेन करेगा वो। और अगर आपको अपर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, ठीक है, अपर लेवल से लोअर लेवल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ले जाना है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को इमिट कर देगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज कर देगा, इमिट कर देगा। ठीक है, तो दो बात यहाँ से बोहर ने दी कि इलेक्ट्रॉन को जब आप लोअर से अपर में ले जाते हो तो आपको एनर्जी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा और अगली वाली में कूद जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अपर से लोअर में जाना है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करने पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। भाई एनर्जी कम करनी पड़ेगी ना, -1.51 से 13.6 में आने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम करनी पड़ेगी अपनी। तो कम करनी पड़ेगी तो यहाँ पे एनर्जी का क्या यहाँ होगा, यहाँ पे लॉस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को यहाँ पे इमिट कर देगा या रिलीज कर देगा। तो ये यहाँ पे बात होती है थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट की। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए।
नेक्स्ट देखो अपने आगे पोस्टुलेट पे चलते हैं, जो कि हमें डिस्कस करता है कि एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट्स बोल सकते हैं आर डिफाइंड एज। अब बोहर ने एनर्जी स्टेट्स को डिफाइंड किया, तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट्स in which the orbital angular momentum is equal to the integral multiple of h upon 2 pi। ये कहा था इन्होंने, ये इनका फिफ्थ पोस्टुलेट है। और इन्होंने एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी स्टेट्स को डिफाइंड किया कि इलेक्ट्रॉन उसी या फिर सर्टेन ऑर्बिट्स के अंदर ये रिवॉल्व करेगा जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल किसके होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, जैसे कि अपन अगर के यहाँ पर मान लो कि भाई एंगुलर मोमेंटम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है, किससे करते हैं, L से, और ये कह रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो जैसे मान लो अगर k की बात करें तो उस कंडीशन के यहाँ पर लिखेंगे 1h अपॉन 2 पाई। अगर L की बात करेंगे तो 2h अपॉन 2 पाई, थर्ड सेल की बात करेंगे तो 3h अपॉन 2 पाई, और ऐसे करते करते अगर अन्य सेल की बात करें तो अन्य h अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, यहाँ पे भाई देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। देखो इलेक्ट्रॉन है ना रिवॉल्व किसके अनुसार करेगा, इस इक्वेशन के अनुसार करेगा। एंगुलर मोमेंटम को मैंने लिख लिया है L से, ठीक है, अभी बताते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो यहाँ से देखो L इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अगर फर्स्ट सेल की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रिवॉल्व करने के लिए उसको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम को उसको किसके इक्वल लेना पड़ेगा, 1h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई। तो इसके अनुसार इसको भाई अपना रूप ढालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जो h है वो है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। भाई नाम का बस ध्यान रखो, कांस्टेंट या के इसमें अंदर कोई काम नहीं है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है भाई 3.14 होती है। ठीक है ना, तो ये भाई आपको इक्वेशन को फॉलो करवाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट सेल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराना है तो इलेक्ट्रॉन को ये इक्वेशन पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी कि उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आना पड़ेगा, 1h अपॉन 2 पाई के इक्वल। जब आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उस रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा उस ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम की अब थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। देखो मोमेंटम आपने 9th के अंदर पढ़ लिया होगा कि इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mv। ये आपने पढ़ रखा होगा भाई 9th क्लास के अंदर। ठीक है, तो मोमेंटम का क्या होता है, mv होता है। और एंगुलर मोमेंटम में क्या हो जाता है, यहाँ पे रेडियस भी इंक्लूड कर दी जाती है भाई। एंगुलर है ना, एंगुलर का मतलब गोल गोल हो गया भाई इस प्रकार से। ठीक है ना, तो इस रेडियस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो L इज इक्वल टू होता है भाई वेक्टर P क्रॉस वेक्टर R। ठीक है, ये जो लीनियर मोमेंटम होता है और रेडियस, इन दोनों का क्या होता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वेक्टर P का मैग्नीट्यूड वेक्टर R का, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइन थीटा। ठीक है भाई, वर्क एनर्जी में वहाँ पे डॉट था तो कॉस लगाया था, यहाँ क्रॉस है तो क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो P क्या होता है, v वेक्टर और वेक्टर R एंड साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, थीटा यहाँ पे है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस। अब देखो भाई यहाँ पे अगर अपन क्या करते हैं, ये रेडियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिवॉल्व करेगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी। ठीक है, तो दोनों ये आपस में जो परपेंडिकुलर हो जाएंगे और यहाँ पे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, mv r साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो mv r। तो ये लो भाई आपका निकल गया है यहाँ पे क्या, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv r इन केस ऑफ दिस केस। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv r है, और देखो ये इक्वेशन क्या है, L इज इक्वल टू 1h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई और nh अपॉन 2 पाई। तो अपन डायरेक्ट इसी को लिख लेते हैं ना भाई, यानी कि वैल्यू पुट करते जाना, आपको फिक्स एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन मिल जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है,
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये बोहर ने इक्वेशन दे दी कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगले ऑर्बिट में रिवॉल्व होना है तो उसको एंगुलर मोमेंटम को किसके इक्वल लाना पड़ेगा, एन एच अपॉन 2 पाई। जैसे मैं अगर क्या करता हूँ कि फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराना चाहता हूँ तो एन की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपना एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल लाना पड़ेगा, 1h अपॉन 2 पाई के। सेकेंड सेल के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाना है तो एन की वैल्यू 2 रख देना, तो 2h अपॉन 2 पाई। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा तो इलेक्ट्रॉन को जो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल लाना पड़ेगा, 2h अपॉन 2 पाई के। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लेवल का क्या होगा। ठीक है ना भाई, एक समीकरण दे दी, एक इक्वेशन दे दी कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट्स इन विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। किसी इलेक्ट्रॉन को अगर रिवॉल्व होना है किसी स्टेट के अंदर तो उसको ये इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी, उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल लाना पड़ेगा, NH अपॉन 2 पाई। और ये इलेक्ट्रॉन को खुद करना पड़ेगा उसे ऑर्बिट में घूमने के लिए। तो ये बताया था भाई बोहर ने अपना 5th पोस्टुलेट। तो यहाँ पे इतने पोस्टुलेट इनके खत्म होते हैं। अब अपन यहाँ पे चलते हैं ड्रॉबैक पे। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के एकदम सेंटर में प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। सेकेंड, उन्होंने ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन फिक्स किसी गिनी चुनी ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, जैसे -13.6 है, फिर -3.4 है, फिर क्या होगा -1.51 है। इस प्रकार की एनर्जी लेवल फिक्स कर दी और कहा कि इसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा। थर्ड, उन्होंने बात क्या कही कि अगर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, उस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी। और इस दौरान ना तो इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार की एनर्जी को मतलब एब्जॉर्ब करेगा ना ही इमिट करेगा। अगर उसे ऐसा करना है तो वो ऑर्बिट छोड़ के नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो अगर लोअर सेल से अपर में जाता है तो उस दौरान उसे इलेक्ट्रॉन की क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी को। अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अपर लेवल से लोअर लेवल में आना है तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी और इस दौरान इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कर देगा। ठीक है, और फिर अपन ने यह बात पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को अपनी जो एंगुलर मोमेंटम है उसको किसके इक्वल लाना पड़ेगा, NH अपॉन 2 पाई के इक्वल लाना पड़ेगा। तो ये सारे पोस्टुलेट बोहर ने दिए थे। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन ड्रॉबैक्स की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए। अच्छा चलो, ड्रॉबैक से पहले देखो एक तो बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले जो रदरफोर्ड ने का जो पहला ड्रॉबैक था वो क्या था कि एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो एटम की जब स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उस कंडीशन के अंदर इन्होंने कर दी ना भाई, इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही होगी जो ऑर्बिट की होगी, और ऑर्बिट की इन्होंने एनर्जी बता दी। तो यहाँ पे एटम स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके नहीं समाएगा। ठीक है ना, तो ये बोहर ने बता दी। तो पहला यहाँ पे ड्रॉबैक इन्होंने खत्म कर दिया। सेकंड जो था वो था अपने स्पेक्ट्रम का। देखो स्पेक्ट्रम का मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, आपके वैसे सिलेबस में नहीं है भाई, आपको क्लियरिटी हो जाए कि बोहर ने क्या किया था। देखो आपको पता होगा लाइट वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर प्रिज्म में से कोई लाइट आप अगर पास करवाते हैं, वाइट लाइट पास कराते हैं, तो यहाँ पे वो 7 कलरों के अंदर स्प्लिट हो जाती है ऐसे। ठीक है ना, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर होते हैं। ठीक है ना, वाइट लाइट जब टूटती है, स्प्लिट होती है प्रिज्म में से गुजरने के बाद, तो वहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्या करती है, स्पेक्ट्रम बनाती है। ठीक है, तो ये होता है लीनियर स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है कि पहले एक काम किया गया था कि एक ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी, एक ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी और यहाँ पर क्या किया गया, वाइट लाइट को गुजारा गया। गुजारने के बाद यहाँ पर क्या किया गया, जो ये था ना भाई लाइट आई थी वाइट लाइट, उसके आगे प्रिज्म लगा दिया। और जब यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर
स्पेक्ट्रम बनता हुआ देखा तो यहाँ पे देखा गया कि कुछ एक रेड की जो कलर है वो गायब है, ब्लू गायब है, ग्रीन गायब है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ऐसा क्यों हुआ ये बोर ने बता दिया था भाई। ठीक है, ये पोस्टुलेट अपन बता चुके हैं, एक बार आपको बता देते हैं कि जो लाइट है वाइट लाइट उसको अपन जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 कलर मिलते हैं हमें। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि हाइड्रोजन गैस में से जब वाइट लाइट को पास किया और फिर उसको पास होने के बाद फिर उसको क्या किया गया, यहाँ पे प्रिज्म लगाया और कलर को देखा गया तो यहाँ पे कुछ गिने चुने कलर ही मिल रहे थे। ठीक है, जैसे किसी के अंदर रेड गायब है, इंडिगो गायब है, एग्जाम्पल के ले रहे हैं, तो वापस बार वहाँ पे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट ही मिल रहे हैं, 2 कलर यहाँ पे गायब। कभी क्या हो रहा था, ग्रीन गायब है, वॉयलेट गायब है, बाकी सारे कलर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो रहे हैं। तो आनी 7 लाइट से ये थी, कभी 4 आ रही थी, कभी 3 4 स्प्लिट होने के बाद ऐसे हो रहा था। तो इस जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और बोर ने ये समझा दिया था। कैसे समझाया था कि जैसे ही आप मान लो कि ये एटम है भाई हाइड्रोजन का, इसके अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये इनकी स्टेट्स है भाई अलग अलग। ठीक है, जैसे ही व्हाइट लाइट आई तो व्हाइट लाइट के अंदर क्या है, 7 कलर है और सातों का जो वेवलेंथ होता है और एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, जो पहली सेल है उसमें से दूसरे में जाना है तो वो क्या कर लेगा, यहाँ से जो एनर्जी जा रही है ना तो उनमें से किसी एक की एनर्जी ये क्या कर लेगा, गेन करके इसमें कूद जाएगा। कभी हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन को अगर इस वाली सेल में जाना है तो वो किसी दूसरी, मतलब जैसे मान लो इंडिगो की, उन्होंने इलेक्ट्रॉन है इंडिगो की जो एनर्जी है वो गेन करके और फर्स्ट के अंदर चला गया, तो वहाँ से इंडिगो गायब हो जाएगा, आगे भाई इस पे मिलेगा नहीं ना, तो ये हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई ये अगर इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाना चाहता है तो रेड की इन्होंने क्या कर ली, एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन ने और वहाँ पे कूद गया, यहाँ से रेड भी गायब हो गया। ठीक है ना, तो ये कारण था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, बोर ने समझा दिया था कि इस प्रकार से यहाँ पे होगा भाई। ठीक है ना, जो स्पेक्ट्रम मिलेगा ना डिस्क्रीट है, तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा तो उसके अंदर क्या कुछ एक कलर है वो गायब हो रहे थे। तो गायब होने का कारण ये था कि इलेक्ट्रॉन है ना वो इन कलर में से किसी एक की एनर्जी को एब्जॉर्व करके और आगे कूद रहा है, जंप कर रहा है दूसरे सेल के अंदर ऐसे। ठीक है ना, तो ये कारण था और इन्होंने अपना स्पेक्ट्रम बताया था भाई, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, पर ये था किसके लिए, पूरा का पूरा मॉडल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं ना उन्हीं के लिए अप्लाइड है। ठीक है ना, बाकी के लिए नहीं है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया भाई, रदरफोर्ड के यहाँ पे 2 जो कमियां थी वो इन्होंने दूर कर दी, स्पेक्ट्रम वाली और किसकी, एक थी वो एटम की स्टेबिलिटी वाली। तो 2 यहाँ पे कमियां दूर कर दी बोर ने। ठीक है, और एक मैंने और लिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो तो आपने 10th में पढ़ ही लिया होगा भाई। अगर जैसे कार्बन लेते हो 6 तो K तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं और किसी भी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, K के लिए मैंने बताया तो भाई अभी बता दिया कि वैल्यू 1 होती है, L के लिए 2, M के लिए 3। तो जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 × 4 है 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे L सेल के अंदर। 2 × 2 का यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 9 है कितने हो जाएंगे, 18 है, तो 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल के अंदर भरे जाएंगे। इस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया ना भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे आप किसी एटम का डिस्कस कर सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन में जैसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इसमें भरेंगे, अब तो नहीं भर सकते क्योंकि इसके अंदर इतना ही होता है, इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं यहाँ पे किसी भी सेल के अंदर। यहाँ पे 2 हो गया, बचे 4, तो 4 अगले में अंदर चले जाएंगे क्योंकि 8 होते हैं ना, तो 4 यहाँ 2 यहाँ। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने भी डिस्कस किया था बोर ने अपने मॉडल के अंदर। ठीक है, तो सारी कमियां दूर हो गई भाई रदरफोर्ड की। अब इनकी क्या कमियां रह गई थी वो बताते हैं अपन। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लें फिर अपन आगे चलते हैं। तो अब अपन चलते हैं ड्रॉबैक्स की तरफ, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल। देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए होते हैं। सबसे पहला होता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बहुत बढ़िया नाम है भाई, ठीक है ना, यानी क्या क्या लिमिट्स है। ठीक है, फिर आता है ड्रॉबैक यानी कमियां और फेलियर। मैं देखो ड्रॉबैक तो चलो मान लेते हैं भाई उनकी क्या क्या कमियां रह गई थी मॉडल के अंदर। ठीक है, और फेलियर बहुत छोटा नाम है, बहुत ही छोटा नाम है भाई। देखो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड का भी देखो इन्होंने, रदरफोर्ड तो कितने भाई प्रोटॉन की खोज कर दी थी, इतनी कैपेसिटी थी उनके अंदर, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे।
और बोहर ने उनसे भी ऊपर जाके और फिर उनकी भी कमियों को दूर किया। भाई कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई है अभी, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, साइंटिस्ट बहुत बड़े हैं बोहर साहब। बोहर साहब ने देखो स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया, ठीक है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे वो भी बता दिया। इससे बड़ी भाई बात क्या हो सकती है। तो लिमिटेशन और ड्रॉबैक दोनों ही नाम ठीक है, फेलियर कभी भी मत बोलना, ठीक है। साइंटिस्ट है भाई, इनकी हमें कदर करनी चाहिए, हमें इतनी भाई बड़ी नॉलेज दे के चले गए, ठीक है। देखो सबसे पहला ये क्या है जो लिमिटेशन है, वो है एटम्स विथ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस मेथड, ठीक है, या फिर मॉडल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल है बोहर साहब का जो मॉडल है वो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये नहीं अप्लाई है। जैसे मैंने कहा ये क्या है मॉडल है, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए वैलिड है। जैसे हाइड्रोजन है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्लस चार्ज लगा दो, लिथियम के अंदर 3 होते हैं तो प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो इनके लिए अप्लाइड है ये। बाकी कार्बन के अंदर, यूरेनियम के अंदर 92 इलेक्ट्रॉन वगैरह तो इनके लिए नहीं लगते हैं, ठीक है ना। ये केवल किसके लिए अप्लाइड है मॉडल है, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए, ठीक है। तो लार्ज नंबर वाले इसके मॉडल के द्वारा ये सिद्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इनकी बातें वैलिड नहीं होती। फिर दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अभी जैसे मैंने कहा था कि कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस ली थी, कोई और गैस तो नहीं ली, ठीक है। तो इनका जो स्पेक्ट्रम है वो किसके लिए अप्लाई होता है और किसको सिद्ध करता है, केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम केवल हाइड्रोजन के लिए ही एक्सप्लेन कर पाए थे। बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी एटम हैं उनके लिए स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा ये नहीं बताया। जैसे मैंने अभी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आपको बना के दिखाया था, ठीक है, वो तो मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, बाकी इन्होंने बहुत बड़ी बात की है भाई स्पेक्ट्रम के ऊपर, 11th-12th में आप पढ़ोगे। फिर है थर्ड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या होता है कि मैंने जब बताया था कि हाइड्रोजन गैस से जब लाइट आएगी तो वो स्प्लिट होती है ऐसे भाई, जैसे कुछ एक जो कलर है वो इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप इसको आगे और प्रिज्म लगाते हो तो इसमें से भी स्पेक्ट्रम है वो बनता है, ठीक है ना। और जो ये टूटता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टूटता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्पेक्ट्रम लाइन टूटती है तो उसे जीमान इफेक्ट बोलते हैं। तो ये इन्हें सिद्ध नहीं कर पाए थे, ठीक है ना भाई। स्पेक्ट्रल लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन के अंदर कैसे टूटती है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे टूटती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लाइन टूटती है तो स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में टूटती है तो उसे जीमान इफेक्ट बोलते हैं। फोर्थ, दिस थ्योरी नॉट प्रूव mvr इज इक्वल टू nh/2π। बोहर ने एक्सपेरिमेंट करके ये इक्वेशन तो निकाल दी थी mvr इज इक्वल टू nh/2π, पर कैसे ये प्रूव होता है, क्यों है भाई mvr इज इक्वल टू nh/2π, इसके बारे में उनके मॉडल में कुछ नहीं लिखा, केवल और केवल इक्वेशन लिखी हुई थी कि mvr इज इक्वल टू nh/2π होता है, ठीक है। और अब कैसे होता है, क्यों होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो आगे क्वांटम थ्योरीज आती हैं उनमें एक्सप्लेन होता है, ठीक है। तो ये भाई सारे कुछ इनके ड्रॉबैक्स रहते। तो सबसे पहला कि ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वैलिड नहीं है। सेकेंड, स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, और ये एटम किसके लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। थर्ड, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये स्पेक्ट्रम लाइन आगे कैसे टूटती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में टूटती है तो उसे स्टार इफेक्ट बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में टूटती है तो उसे जीमान इफेक्ट बोलते हैं। तो ये इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर फोर्थ है कि ये थ्योरी प्रूव नहीं करती है कि mvr इज इक्वल टू nh/2π कैसे होता है, ठीक है। तो ये इनके ड्रॉबैक्स थे, पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए, नोट कर लिया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है पर मज़ा आ गया वाकई में, ठीक है। तो नेक्स्ट से अपन स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।